हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट करेंगे। ठीक है, और इस एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में आज जो हमारी मतलब एक तरीके से बोले आज जो हमारा नया चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा वर्धन वंश के संदर्भ में। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उसको यार हम अटेंड करेंगे एंड उसके पश्चात यहाँ पे आकर के विजिट करेंगे। तो नया चैप्टर जो होगा हमारा उसको हम लोग वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज इसी का भरपूर वर्णन करेंगे और इसी चैप्टर पे आज अपनी पूरी क्लास बेस्ड होगी। ठीक है, तो इससे पहले यार हम लोग इसमें इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानते हैं कि इस समय इंडिया के अंतर्गत क्या कंडीशन थी या क्या परिस्थिति थी इस मतलब क्षेत्र के अंतर्गत कि जो भी हमारा वंश ये नया वंश उभर करके आता है किसके पश्चात में, यानी गुप्तों के पश्चात में, गुप्त शासकों के पश्चात में या गुप्त वंश के पश्चात में ये हमारा एक नया वंश होता है जिसको हम लोग वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। फिलहाल में ये एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में यार हमारा लास्ट चैप्टर है एक प्रकार से बोले तो। इसके पश्चात यार हमारी पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री यहीं से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी एक क्लास हम और अटेंड करेंगे, यानी एक चैप्टर हम और पढ़ेंगे अलग से। किस कारणवश कि अपनी सहजता के लिए हमारी जो बौद्धिक क्षमता है एंशिएंट हिस्ट्री के संदर्भ में या प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वो और एक बेहतर समझ हम विकसित कर सके। तो इस वंश के संदर्भ में आज जो हम बात करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन इसके पश्चात में हम एक चैप्टर का अध्ययन और करेंगे अलग से। ठीक है, तो यहां से हमारी पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। लेकिन बात करते हैं इस वर्धन वंश के संदर्भ में कि इस समय परिस्थितियां क्या थी इंडिया के अंतर्गत। इस समय इंडिया के अंतर्गत यार ऐसी परिस्थितियां थी कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका है कि जो भी हमारे गुप्त शासक होते हैं उनके मतलब शासन काल में हूणों का आक्रमण होता है। अब ये हूण कौन थे, तो यार ये जो हूण हैं ये एक प्रकार से मध्य एशिया की जनजाति है। ठीक है, जिन्होंने बार बार सीमावर्ती क्षेत्र में या जो भी हमारे शासक थे उनके क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं और उनको बार बार परेशान करते हैं। तो इस संदर्भ में हमारा एक शासक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पुष्यभूति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पुष्यभूति के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं के पश्चात में एक हमारा प्रमुख शासक और होता है इस वर्धन वंश में जो कि हमारा जिसको हम लोग प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रभाकर वर्धन होता है यही उन हूणों को परास्त करता है या पराजित करता है। ठीक है, तो हूणों को पराजित करने के पश्चात में ही या पराजित जैसे ही करता है तो यहीं से हमारा इनको पराजित भी करते हैं और यहीं से एक वंश उभरता है जिसको हम लोग वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। एंड यार इसी के संदर्भ में अगर हम और बात करें तो यह दौर क्या था, ये दौर था छठी शताब्दी ईस्वी का दौर था कि जिस समय पूरे इंडिया में शासकों को मतलब शासकों का दौर तो चल ही रहा होता है और इन्हीं शासकों के संदर्भ में यार यहां से कुछ छोटी छोटी हमारी स्थितियां बनती हैं। स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे नए नए राजवंश उभर करके आते हैं। उन्हीं छोटे छोटे नए नए राजवंशों में ये हमारा वर्धन वंश भी था
जो कि एक प्रकार का नया वंश था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। एंड यार इसी के संदर्भ में अगर और बात करें तो सर्वोपरि हम ये बात करते हैं सर्वप्रथम कि ये जो हमारा पुष्यभूति वंश था, इसके संदर्भ में जानकारियां हमको कहां से प्राप्त होती हैं, अर्थात कहने से तात्पर्य ये है मेरा कि इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को ऐसी कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं या ऐसे कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं जिससे पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं ये वर्धन वंश के हैं, और इतिहासकारों ने उन्हीं अवशेषों के आधार पे पूरा का पूरा इतिहास वर्धन वंश का लिख करके रख दिया इतिहास के अंतर्गत, वो भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत में। ठीक है, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उन्होंने नाम दिया, बाकायदा एक चैप्टर संकलित करके रख दिया जिसको आज हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं वर्धन वंश के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें यार ये बोला जाता है कि जो भी हमारे साक्ष्य मिलते हैं, सबसे पहले एक तथ्य हमें ये याद रखना है कि साक्ष्य जो मिलते हैं या स्रोत जो मिलते हैं या जो अवशेष प्राप्त होते हैं किसको, पुरातत्वविदों को, उन्हीं के आधार पे इतिहास लिखा जाता है। सर्वप्रथम ये बात याद रखनी है। और इतिहास में कोई घटना कब वर्णित की जाती है, जब हमको या पुरातत्वविदों को कोई अवशेष मिला, कोई स्रोत मिला, बाकायदा प्रमाणित हो करके, जब तक उस मतलब एक तरीके से बोले उस घटना को हम लोग जब तक किसी स्रोत से या किसी अवशेष से जोड़ करके नहीं देखते हैं या उनसे जुड़ा हुआ साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होता, तब तक हम उस घटना को इतिहास में वर्णित नहीं करते हैं। उसको केवल और केवल हम एक कहानी के माध्यम से याद रखते हैं और पढ़ते हैं। जब हमको कोई साक्ष्य मिल जाता है उस घटना से रिलेटेड, तभी हम उसका वर्णन बाकायदा इतिहास में वर्णित करते हैं और उसी के आधार पे इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा इस तथ्य ने हमने समझना है। एंड इसी के संदर्भ में देखते हैं कि पुरातत्वविदों को ऐसे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं या किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा इतिहास पुष्यभूति वंश का लिख करके रख दिया बाकायदा सुनहरे अक्षरों में। क्या होता है कि वर्धन वंश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो जानकारियां मिलती हैं या जो स्रोत या अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें से हमको दो या तीन याद रखने हैं। क्या कि सर्वप्रथम ये जो हमने बात करनी है वो बात करनी है कि जो पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्राप्त हुआ वो एक प्रकार से बोले तो बाण भट्ट नाम के एक हमारे दरबारी कवि थे। इन्हीं के संदर्भ में ये बोला जाता है कि बाण भट्ट ने एक रचना की थी। किसकी? एक रचना याद रखना है हमको जिसको हम लोग कादंबरी के नाम से जानते हैं। कादंबरी के नाम से जानते हैं। एंड इन्होंने हर्ष चरित की रचना की है। ये ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए पुरातत्वविदों को जिनके आधार पे पूरा का पूरा हर्षवर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का इतिहास लिख करके रख दिया। एंड इन्हीं के संदर्भ में एक बात हमने और करनी है कि दूसरा जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह एक प्रकार का अभिलेख होता है। क्या होता है? एक प्रकार का अभिलेख होता है जिसको हम लोग एहोल अभिलेख क्या बोलते हैं? एहोल अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इसके संदर्भ में अभी हम आगे बात करेंगे। तो इस एहोल अभिलेख से भी पुरातत्वविदों को ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है या ऐसा अनुमान लगता है जिस कारणवश उसके पश्चात में इतिहासकारों ने इस पे पूरा इतिहास लिख दिया वर्धन वंश का। एंड इन्हीं के संदर्भ में एक हमने और याद रखना है। क्या कि एक हमने ये याद रखना है कि एक हमारी रचना और होती है क्या जिसको हम लोग राज तरंगणी के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार की ऐसी रचना है जिससे यार वर्धन वंश के संदर्भ में हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं
और बाकायदा इतिहासकारों ने इनका बड़े ही सूक्ष्म तरीके से या बड़े ही डिटेल में अध्ययन किया और बड़े बेहतरीन तरीके से किया, और अध्ययन करने के पश्चात में इसी राजतंगरी के बेस पे पूरा का पूरा पुष्य भूति वंश का इतिहास लिख करके रख दिया और बाकायदा प्राचीन इतिहास में इस चैप्टर के नाम से संकलित भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमको कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पे क्या होता है, पूरा का पूरा वर्धन वंश का इतिहास इतिहासकारों ने लिख दिया। इस ऐहोल अभिलेख का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा शासक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐहोल अभिलेख का निर्माण हमारे एक प्रकार का शासक कौन था, यानी पुलकेशिन, क्या बोलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये हमारे ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और ये जो राजतंगड़ी है, ये राजतंगड़ी एक हमारे कल्हड़ नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा ये राजतंगड़ी की रचना की गई और इस राजतंगड़ी के अंतर्गत हमारे कश्मीर के इतिहास का वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी वर्धन वंश की जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। देखते हैं इस बाणभट्ट के संदर्भ में कि बाणभट्ट ने जो कादंबरी की रचना की है या हर्षचरित की रचना की है, इसमें बेसिकली ऐसी क्या चीजें इतिहासकारों को प्राप्त हुई अध्ययन करने के पश्चात में, जिसके पश्चात में इतिहासकारों ने इसका मतलब क्या किया, इतिहास लिख डाला। क्या होता है कि ये जो कादंबरी है और हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट कौन थे, तो ये हमारे एक दरबारी कवि होते हैं, किसके, ये हमारे हर्षवर्धन के, यानी हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति होता है या एक कवि होता है जिसने एक रचना की, किसकी रचना की, कादंबरी नामक पुस्तक की, एंड कादंबरी के पश्चात में एक रचना करते हैं हर्षचरित नाम की। इन दोनों ही पुस्तकों से हमको हर्षवर्धन के संदर्भ में, हर्षवर्धन से जुड़ी हुई उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, उनके शासन काल से संबंधित या उनके प्रजा से संबंधित या उनके शासन काल के दौरान में जो भी सारी घटनाएं घटी, बाकायदा बाणभट्ट ने इन्हीं दोनों पुस्तकों के माध्यम से सारा व्याख्यान किया है हर्षवर्धन के संदर्भ में, और हर्षवर्धन के जीवन से जुड़ी हुई घटना भी इन पुस्तकों में देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ साथ में ये जो बाणभट्ट है, इन्होंने इस अपनी रचना में स्वयं अपने के बारे में भी, अपने जीवन के बारे में भी इन पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस मतलब घटना को भी हमने याद रखना है और बाणभट्ट से संबंधित इन पुस्तकों के संदर्भ में और इन पुस्तकों में किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसके संदर्भ में भी हमने क्या करना है, सारी चीजें याद रखनी है। देखते हैं ये जो राजतरंगिणी है, ये एक प्रकार का इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, यानी उस समय कश्मीर में क्या परिस्थितियां थी, जो भी आज हमारा वर्तमान में जम्मू और कश्मीर है, ये उस समय प्राचीन काल में वहां पे भी कुछ शासक थे हमारे जिन्होंने शासन किया। ठीक है, तो उनके संदर्भ में इस राजतरंगिणी से क्या होता है देखने के लिए मिल जाता है। और कश्मीर के साथ साथ वर्धन वंश का इतिहास भी राजतंगड़ी में कल्हड़ ने क्या किया है, बाकायदा अपने शब्दों के माध्यम से या अपने रचनाओं के माध्यम से वर्धन वंश का इतिहास लिखा कि किस प्रकार की स्थितियां थी या किस प्रकार की परिस्थितियां थी वर्धन वंश के संदर्भ में या हर्षवर्धन काल में, तो उन्हीं सारी चीजों की चर्चा बाकायदा कल्हड़ ने की है। ठीक है, राजतरंगिणी में बात करते हैं इस ऐहोल अभिलेख की, तो इस ऐहोल अभिलेख का जो निर्माण करवाता है वो पुलकेशिन द्वितीय करवाता है। अभी हम लोगों ने ये बोला क्लास स्टार्टिंग में कि अभी हम लोग एक चैप्टर इसके पश्चात में और पढ़ेंगे, यानी दक्षिण भारत का इतिहास नाम का चैप्टर, वो हम स्वयं अध्ययन करेंगे बाकायदा। यार चैप्टर पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री तो समाप्त गुप्त वंश से ही हो जाती है, गुप्त के पश्चात में ये वर्धन वंश से समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता और हम अच्छे से विकसित कर पाएंगे, इस कारणवश एक चैप्टर और पढ़ेंगे। उस चैप्टर में इस पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में
बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है हमने, ठीक है। तो इसी कारणवश ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसके संदर्भ में एक दो तथ्य केवल यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने एहोल अभिलेख का निर्माण करवाया, और इस एहोल अभिलेख के अंतर्गत क्या घटना देखने के लिए मिलती है कि घटना हमारी ऐसी थी कि इसके अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय और जो हमारे हर्षवर्धन होते हैं, इनके मध्य में एक हमारा संघर्ष होता है या एक युद्ध देखने के लिए मिलता है। उसी युद्ध का वर्णन बाकायदा एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और वह युद्ध कहां पे होता है, तो गुजरात साइड में एक क्षेत्र पड़ता है, या नदियों के बेस पे अगर मैं बोलना चाहूं तो नर्मदा नदी के तट पर इस मतलब पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन के संदर्भ में ये हमारा संघर्ष देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को, जिसके आधार पे इतिहासकारों ने पुष्यभूति वंश का क्या कर दिया, इतिहास लिख करके रख दिया, ठीक है। इसी के पश्चात में अब हम लोग बात करते हैं वर्धन वंश के संदर्भ में कि इसके संस्थापक कौन थे, और मतलब संस्थापक के साथ साथ में कुछ हमारे प्रमुख शासक होते हैं, उनके संदर्भ में बात करते हैं। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, वर्धन वंश। तो सर्वप्रथम इस वर्धन वंश के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, तो उनको हम पुष्यभूति के नाम से जानते हैं। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे हमारे पुष्यभूति, नाम याद रखना हमने, पुष्यभूति के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही वर्धन वंश की स्थापना की थी। एंड इन्हीं के संदर्भ में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये उतने महत्वपूर्ण शासक के तौर पे नहीं जाने जाते हैं। ये केवल और केवल इतिहास में इनका वर्णन इस कारणवश कर दिया गया क्योंकि इन्होंने पुष्यभूति वंश की अर्थात वर्धन वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और केवल स्थापना ही करते हैं, साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते हैं या अपने साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल इनके साम्राज्य में इनका जो योगदान था वो केवल इतना ही योगदान था कि इन्होंने स्थापना की थी। एंड इसी के संदर्भ में ये जो वर्धन वंश है इसमें एक प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग यानी वर्धन वंश का एक हमारा प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोगों ने नाम याद रखना है, प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा शासक होता है प्रभाकर वर्धन जो कि अपने मतलब साम्राज्य का यानी जब ये सत्ता में बैठता है यानी साम्राज्य को संभालता है, शासक बनता है, तो ये यार इनसे कई गुना बेहतर अच्छे कार्य करता है। और इतने अच्छे कार्य करता है कि इनको या इनके शासन काल में जो भी लोग थे समाज के, वो लोग काफी पसंद करते थे और इनको सराहते भी थे, ठीक है। और इस कारणवश ही नहीं, केवल इसी कारणवश ही नहीं लोग इनको पसंद करते थे, लोग इनको इस कारणवश भी पसंद करते थे प्रभाकर वर्धन को क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का व्यवस्थित रूप भी दिया, एक सुदृढ़ साम्राज्य भी बनाया, एक मजबूत साम्राज्य बनाया और अपने साम्राज्य का बाकायदा विस्तार भी किया, ठीक है। तो इस कारणवश प्रभाकर वर्धन के संदर्भ में इतिहासकारों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इतिहास में वर्णन किया है, ठीक है। किसकी अपेक्षा, पुष्यभूति की अपेक्षा में। और इतना ही नहीं, ये प्रभाकर वर्धन यार क्या होता है कि इस कारणवश भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पुष्यभूति वंश का ऐसा शासक था कि इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। कैसी उपाधियां, कि ये कुछ उपाधियां धारण करता है यानी इसको महाराजा धीराज इसकी उपाधि प्राप्त थी, यानी इसको हम एक तरीके से महाराजा धीराज प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में एक उपाधि और धारण की थी परम भट्टारक करके। परम भट्टारक करके यह एक प्रकार की और उपाधि धारण करता है जिसको हम लोग परम भट्टारक प्रभाकर वर्धन के नाम से
जानते हैं। यार एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास अगर स्टार्टिंग से अटेंड कर रहा होगा कोई बंदा, तो उसमें यार हम लोगों ने अध्ययन किया, या हम लोगों ने पूरी एकाग्रता के साथ में अगर सारे चैप्टरों का अध्ययन किया होगा, तो क्या होगा कि इससे पहले हम लोगों ने गुप्त शासकों के संदर्भ में पढ़ा, तो ये जो महाराजा धीराज नाम की उपाधि है, ये धारण करने वाला दूसरा शासक था। इसके पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला एक शासक था हमारा गुप्त वंश का, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने भी क्या की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वो गुप्त वंश का शासक था, और ये जो है हमारा वर्धन वंश का शासक है, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने इन तथ्यों को माइंड में सेट करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में जब ये सारे कार्य हो जाते हैं, तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभाकर वर्धन के समय में ही हूणों का आक्रमण होता है, जो कि मध्य एशिया की एक हमारी जनजाति होती है। ठीक है, तो इन्हीं के समय में क्या बोलते हैं, युद्ध वगैरह होता है, आक्रमण वगैरह होता है, जिससे हूणों से परेशान होकर के ये हमारे प्रभाकर वर्धन उनको यार उनसे संघर्ष करते हैं, या उनको अपने सीमा प्रांत से बाहर वापस लौटाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा भी इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये जो हमारे हूण थे, ये यार प्रभाकर वर्धन के नाम से ही डरते थे। इतना शक्तिशाली योद्धा था ये अपने समय का या वर्धन वंश का, कि इनके नाम से ही महज हूणों की मतलब एक तरीके से क्या बोले कि डरते ही थे। ठीक है, तो जैसे ही युद्ध वगैरह होता है, तो प्रभाकर वर्धन उसमें सक्षम हो जाता है इनको भगाने में या अपनी सीमा प्रांत के बाहर करने में। ठीक है, ऐसा केवल और केवल इतिहासकारों का मानना है, या कहानियों में ऐसा वर्णन किया गया है। मैंने शुरू में ही बोला कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो इस मतलब इनमें जो भी सारी घटनाएं हमको पढ़ने के लिए मिलती हैं, वो एक प्रकार से सत्य हो भी सकती है और सत्य हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो ना ही हम पूरी तरीके से इसको सत्य मान सकते हैं और ना ही असत्य मान सकते हैं। अगर इतिहास में वर्णित किया गया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसी कारणवश कुछ कहानियों में ऐसा वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, बाकी पूरी तरीके से सत्य हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस बात ने हमने पकड़ करके रखना है। एंड इसी के संदर्भ में इनका जो शासन काल चलता था, वो शासन काल चलता था हमारा पश्चिम मतलब पश्चिम भारत में, एक तरीके से बोले हम लोगों ने देखना पश्चिम भारत में ये शासन चल रहा होता है। क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में ये पुष्यभूति वंश अपना शासन करते हैं, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि इनका शासनकाल या किस साम्राज्य के अंतर्गत उभर करके आता है। ठीक है, एंड जब ये हमारे प्रभाकर वर्धन शासन कर रहे होते हैं, तो इस समय तक एक प्रकार से बोले तो इस इतिहास में रुचि नहीं होती है। रुचि ना होने का कारण यही था कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ घटनाएं हुई नहीं, तो इतिहासकारों ने ज्यादा वर्णन नहीं किया। लेकिन प्रभाकर वर्धन के पश्चात में जो हमारे इस वर्धन वंश में शासक आते हैं, उनके संदर्भ में या उन्हीं के पश्चात में हमारा इतिहास में इस वर्धन वंश के संदर्भ में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम लोग, ये जो प्रभाकर वर्धन थे, क्या होता है कि ये एक शक्तिशाली योद्धा के तौर पे तो थे ही, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जब शादी वगैरह होती है, साम्राज्य वगैरह जब संभालते हैं, तो इनकी शादी एक हमारे स्त्री से होती है, जिसको हम लोग या इनकी जो पत्नी का नाम होता है, वो हम लोग यशोदा के नाम से जानते हैं। तो नाम याद रखना, इनकी पत्नी का जो नाम था
यशोदा नाम था। यशोदा नामक स्त्री से इनका विवाह होता है और इसके पश्चात में कुछ वर्षों के पश्चात में इनके यार कुछ पुत्र एवं पुत्रियां होते हैं। यहाँ एक प्रकार से बोले तो इनके 3 पुत्र थे, यानी 3 संतानें थी इनकी। इनकी प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसमें से पहले को हम लोग राज्यवर्धन दूसरे को हम लोग हर्षवर्धन एंड तीसरे को हम लोग राज्यश्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। राज्यवर्धन बड़ा पुत्र होता है, उसके पश्चात में छोटा पुत्र होता है हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है जिसको राज्यश्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन बचती है या बनती है। इन्हीं तीनों के आधार पे या इन्हीं तीनों संतानों के आधार पे पुष्यभूति वंश का पूरा इतिहास हमारे बेस्ड है। यानी इतिहास में अगर वर्धन वंश का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो जो इतिहास में इस चैप्टर से रिलेटेड रुचि उत्पन्न होती है, वो रुचि उत्पन्न होती है पढ़ने में हमको इन्हीं तीनों से। यानी जो इतिहास एकदम एग्जैक्ट रूप से प्राप्त होता है या एकदम व्यवस्थित रूप से इतिहास प्राप्त होता है वर्धन वंश के संदर्भ में, वो इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड हमको प्राप्त होता है और इन्हीं तीनों के बारे में बाकायदा इतिहास में वर्णन भी किया गया और हमको पढ़ना भी इन्हीं तीनों के संदर्भ में है। ठीक है, तो देखते हैं जब ये राज्यवर्धन शासक बनता है तो क्या होता है। यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात में राज्यवर्धन क्या होता है, सत्ता को संभालता है और शासन करता है। और इसी के पश्चात में क्या होता है, जब राज्यवर्धन शासक बनता है तो इसके शासक बनने के पहले ही इनके जो पिता होते हैं उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। यानी जाहिर सी बात है यार, विवाह तो करेंगे ही, तो राज्यश्री क्या होती है, राज्यश्री का विवाह एक तरीके से बोले इसी मैप में देखते हैं कि हमारा एक कन्नौज का शासक होता है। कन्नौज काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरी आगे चल के एक जो चैप्टर बचता है गुप्त वंश के पश्चात में, इसी कन्नौज के लिए काफी ज्यादा युद्ध होता है। ठीक है, जो कि इतिहास में काफी मायने रखता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो इसी कन्नौज वाले क्षेत्र में यानी यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में ये हमारे कन्नौज का एक शासक होता है जो कि या जिसको हम लोग मौखरी शासक के नाम से जानते हैं और उसको हम ग्रहवर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहवर्मा बोलते हैं, जो कि कन्नौज पे अपनी सत्ता को कायम रखता है। तो इसी राज्यश्री का विवाह क्या हो जाता है, कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा से इनका विवाह हो जाता है। ग्रहवर्मा से विवाह करा दिया जाता है जो कि एक मौखरी शासक होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये वंश ही था मौखरी नामक। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जब इनका विवाह इनसे हो जाता है तो राज्यश्री चली जाती है कन्नौज वाले क्षेत्र में। और इसी के पश्चात में जब राज्यवर्धन शासक बनता है तो राज्यवर्धन क्या करता है कि ये भी अपने सारी चीजों को देखते हुए अपने साम्राज्य को चलाने लगते हैं। यानी एक प्रकार से इनका भी साम्राज्य चलने लगता है कन्नौज वाले क्षेत्र में और इनका भी शासन चल रहा होता है हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब जाहिर सी बात है यार कि कोई शासक है तो उसका कोई ना कोई शत्रु होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई शासक है तो वो युद्ध वगैरह करेगा, संघर्ष करेगा, तो कोई ना कोई शत्रु तो होगा। इसी संदर्भ में कन्नौज के जो शासक थे ग्रहवर्मा, इनका एक शत्रु था जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो देवदत्त करके थे, वो हम लोगों ने नाम याद रखना है। ठीक है, देवगुप्त का नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, देवगुप्त के नाम से जानते हैं। देवगुप्त के नाम से जानते हैं, जो कि यह मालवा का शासक था। कहां का, मालवा का शासक था देवगुप्त। इनसे इनका क्या था, बड़े ही बेहतरीन एक प्रकार से बोले तो दुश्मनी टाइप में थी या शत्रुता थी।
और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जब इनकी शादी विवाह हो जाता है ग्रहवर्मा का, तो देवगुप्त क्या करता है कि कन्नौज वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, यानी मालवा के क्षेत्र से कन्नौज के क्षेत्र में आक्रमण करता है। और उसी के पश्चात में इसी युद्ध में या इनसे जब संघर्ष होता है देवगुप्त से, तो ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है। और इस संदर्भ में इनकी जो पत्नी है अर्थात जो राज्यश्री है वो अकेले ही बसती हैं, तो इनके साम्राज्य में भी मालवा के शासक का अधिकार हो जाता है, अर्थात देवगुप्त का अधिकार हो जाता है। और इसी के पश्चात में एक कंडीशन ये होती है कि देवगुप्त अधिकार जमा लेता है कन्नौज वाले क्षेत्र में, और उनकी जो पत्नी थी अर्थात जो राज्यश्री थी, इनको अपना बंदी बना लेता है और कैद करके अपने क्षेत्र में या मालवा के क्षेत्र में रख लेता है, और पूरे मालवा का विस्तार कन्नौज तक हो जाता है। अब इस संदर्भ में जब सूचना लगती है, इनके भाई को जब पता चलता है अर्थात राज्यवर्धन को जब पता लगता है कि हमारे जो भी एक प्रकार से बोले जो भी जीजा जी थे इनके अर्थात जो ग्रहवर्मा जी थे, उनकी मृत्यु हो गई एक युद्ध के पश्चात में, और पूरे के पूरे साम्राज्य को मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, तो इनको बड़ा क्रोध आता है। ये भी यार एक कदम उठाते हैं। क्या करते हैं? इनके सामने दो कंडीशनें थी इस समय की। एक कंडीशन तो ये थी राज्यवर्धन के सामने कि वो जो देवगुप्त था उसने आक्रमण करके जो भी इनके जीजा जी का साम्राज्य था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो उस साम्राज्य को पुनः अपने साम्राज्य में मिलाना पहली स्थिति ये थी इनके सामने। और दूसरी स्थिति ये थी कि इनकी बहन को जो बंदी बनाया गया था इनको भी छुड़ाना था। ठीक है, तो दूसरी स्थिति ये थी राज्यवर्धन के सामने। तो राज्यवर्धन इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये भी अटैक करता है मालवा के क्षेत्र में, यानी इन्हीं दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए ये अटैक करता है, एक बदला लेने के संदर्भ में और अपनी बहन को छुड़ाने के संदर्भ में। तो जैसे ही ये अटैक करता है तो देवगुप्त और राज्यवर्धन के बीच में भी एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें देवगुप्त को क्या करते हैं, ये हमारे एक प्रकार से प्रभाकर वर्धन परास्त कर देते हैं, और परास्त करने के पश्चात में अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। क्या? जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो इनके मतलब राज्यवर्धन साम्राज्य भी पा लेते हैं, अर्थात कन्नौज का क्षेत्र भी अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, और राज्यश्री को भी बंदी गृह से या बंदी गृह से इनको भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और बन जाती है। कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे एक देवगुप्त का मित्र था। ये भी याद रखना, देवगुप्त का एक हमारा मित्र था। कौन मित्र था? जो कि बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहा होता है और बंगाल के गौड़ क्षेत्र में शासन कर रहा होता है, जिसको शशांक के नाम से जानते हैं। तो ये जो राजा शशांक होते हैं ये बंगाल के क्षेत्र में अर्थात गौड़ वाले क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं। जब इनको पता लगता है कि प्रभाकर वर्धन के द्वारा हमारे मित्र की हत्या कर दी गई, यानी उनको मार दिया गया देवगुप्त को, तो ये भी क्रोधित होकर के एक कदम उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भी अब युद्ध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये भी युद्ध करते हैं। किससे युद्ध करते हैं? वो राज्यवर्धन से युद्ध करने का ठान लेते हैं और फाइनली युद्ध करते हैं राज्यवर्धन से। और इसी संदर्भ में यानी एक प्रकार से बोले तो धोखे से ही मार पाता है राज्यवर्धन को। ठीक है, धोखे से मार देता है राज्यवर्धन को, जिसमें इस युद्ध में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही राज्यवर्धन की मृत्यु होती है तो इनकी जो बहन थी राज्यश्री, जिनको इन्होंने बंदी गृह से छुड़ाया था, ये यार अपनी जान बचाते हुए भाग जाती हैं। ना ही ये अपने क्षेत्र पहुंचती हैं, अर्थात ना ही ये अपने ससुराल में होती हैं और ना ही अपने मायके पहुंचती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये डरते हुए भागते हुए इस शासक से अर्थात जो भी हमारा शशांक नाम का शासक था, इससे भागते हुए बोला जाता है, ऐसा कहानियों में वर्णन किया गया है, इतिहास की कहानियों में,
कि जंगलों में भाग जाती हैं, ठीक है, और इनको यार काफी सारा उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है, जिस कारणवश इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जैसे ही राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से यार एक ये भी चीजें इतिहासकारों के द्वारा बोली गई कि ये केवल और केवल कहानी टाइप में है, इसको हम सत्य मान भी सकते हैं और सत्य मान भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा केवल इतिहास में कुछ कहानियों के संदर्भ में ऐसा बोला गया है। और जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो ये जो हमारा शशांक था पूरा का पूरा साम्राज्य शशांक के अंडर में चलने लगता है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए इनका जो अर्थात प्रभाकर वर्धन का पुत्र होता है दूसरा छोटा वाला बेटा हर्षवर्धन के नाम से जिनको जानते हैं, अब ये राजा बनता है कहां पे, अपने क्षेत्र में, यानी पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में इसको राजा बनाया जाता है इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए। एंड परिस्थितियां यार कुछ ऐसी होती हैं कि जब ये शासक बनता है छोटा सा बालक, ये महज 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है, यानी जब ये शासक बनता है यानी इसकी जो एक प्रकार से बोले जन्म होता है 590 में होता है और शासक बनता है 606 ईस्वी में। कहने से तात्पर्य ये है कि महज 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को गद्दी प्राप्त हो जाती है। और ये गद्दी अपने मन मुताबिक नहीं प्राप्त करते हैं, इनको मजबूरन बनना पड़ता है, क्योंकि इतनी छोटी वर्ष की आयु में किसको शासक बनाया जा सके, ऐसा बंदा जिसके पास यार अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता इतनी जल्दी विकसित नहीं होती है। 16 वर्ष के बच्चे के अंदर यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, पूरी तरीके से उसकी बौद्धिक क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती। तो इस मतलब परिस्थिति को देखने में वो पूरा का पूरा साम्राज्य संभाले, पूरा का पूरा सत्ता संभाले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मजबूरन इनको सत्ता संभालनी पड़ती है, इनको इनका राज्याभिषेक किया जाता है, राजा बनाया जाता है। और जैसे ही इनको राजा बनाया जाता है तो इनके सामने 3 परिस्थितियां थी। राज्यवर्धन के सामने 2 परिस्थितियां थी जब वो युद्ध करता है, इसके सामने 3 परिस्थितियां थी। कौन कौन सी? पहली परिस्थिति ये थी कि जो साम्राज्य मालवा के शासक और जो बंगाल का शासक था उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ये तो पूरा हर्षवर्धन या वर्धन का साम्राज्य था, कन्नौज वाला, इनके जीजा जी का। तो यार ये अपने जीजा जी के साम्राज्य को भी क्या करना चाहते थे, अपना मतलब अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। यानी कहने से तात्पर्य ये है कि कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिलाना, पहली कंडीशन ये थी या पहली परिस्थिति ये थी, कन्नौज साम्राज्य को वापस प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना। पहली परिस्थिति ये थी वर्धन के सामने जैसे ही राजा बनता है। दूसरी परिस्थिति क्या थी? दूसरी परिस्थिति ये थी इनके सामने कि इनकी बहन जंगलों में भाग गई थी, तो उनको ढूंढना या उनको वापस लाना अपने साम्राज्य में। तो दूसरी परिस्थिति ये थी इनके सामने, अपनी बहन को क्या करना, वापस लाना, दूसरी परिस्थिति ये थी। एंड तीसरी परिस्थिति ये थी कि जो भी ये शासक थे इनको या इनसे बदला लेना। किनसे बदला लेना? या प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की थी इन्होंने, तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। तीसरी परिस्थिति ये थी हर्षवर्धन के सामने। इन्हीं तीनों परिस्थितियों के संदर्भ में यार इतिहास में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इतिहासकारों ने वर्धन वंश के संदर्भ में व्याख्या की है, ठीक है। जिसके पश्चात में आगे हम इसके बाद एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें पूर्णतः हम वर्धन या हर्षवर्धन के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सारी तीनों परिस्थितियों के संदर्भ में ये सारी चर्चाएं होती हैं और हर्षवर्धन शासक बनता है। फाइनली ये भी आगे जाकर के युद्ध करता है, कहां पे? किससे? शशांक से जाकर के युद्ध करता है और क्या करता है कि कन्नौज साम्राज्य को भी जीतता है, यानी शशांक को पराजित भी करता है। शशांक को पराजित करने के पश्चात में जो भी हमारा बिहार बंगाल गौड़ वाला क्षेत्र, उत्तरी हमारा जो भी क्षेत्र है, पश्चिमी वाला यानी पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा साम्राज्य वर्धन वंश के अंडर में
आ जाता है शशांक से युद्ध करने के पश्चात में। तो हर्षवर्धन इस वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो उभर करके आता है वो हर्षवर्धन ही आता है। ठीक है, तो इसने साम्राज्य को भी जीता, अपने भाई के मतलब मतलब हत्या का क्या करता है, बदला भी लेता है और अपनी बहन को ढूंढता भी है। ठीक है, कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है या इतिहास की जो भी वर्णित कहानियां हैं इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि ये जंगलों में भटक रही होती है इधर उधर, ना ही कुछ खाने को ना ही कुछ पीने को इनकी जो बहन थी। और ये भी बोला गया इन कहानियों के माध्यम से कि यार इनकी बुरी स्थिति एकदम हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई सहायता करने योग्य नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे ही युद्ध वगैरह समाप्त होता है तो इनके सैनिकों के द्वारा या इनके जो भी प्रजा के लोग थे सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, राज्यश्री को ढूंढने का प्रयास करते हैं और फाइनली जंगलों में इनको पाया जाता है जो कि इधर उधर भटक रही होती है। ऐसा कहानियां बना दी गई हैं। ठीक है, बाकी कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है ये यार अनुमानित बेस ही है जिसपे पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया गया है। ठीक है, तो कहानियों में थोड़ा सा रुचि बनती है, इस तरह अगर हम लोग कहानी टाइप में अध्ययन करते हैं तो रुचि बनती है एक और जानने की उत्सुकता होती है कि आगे हुआ क्या। ठीक है, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों में ये हर्षवर्धन राजा बनता है और सारे कांड करके रख देता है। फिलहाल में ये थी हमारी वर्धन वंश से रिलेटेड, ये फर्स्ट क्लास थी जो कि यार हम लोगों ने बात की कि स्थापना कैसे होती है, साम्राज्य कैसे होता है, हर्षवर्धन के समय तक जो भी हमारा शासन काल है वो कैसे चलता है। फिलहाल में एक तथ्य यहाँ पे ये छूटता है कि इनका ये जो शासन काल था बिहार सॉरी यहाँ पे कहाँ पे यानी पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी भी याद रखना ये शुरू में ही छूट गया, यानी थानेश्वर के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी जो कि ये हमारा हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो इतना इतना हमको याद रखना है और आई होप यार इतनी सारी चीजें जान करके पुष्यभूति वंश से या वर्धन वंश से रिलेटेड ये क्लास से रिलेटेड यार आनंद तो आया ही होगा और कहानियों का भी हम लोगों ने भरपूर मजा लिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी टाइप में थी, बाकी आज के लिए बस इतना ही। ये था वर्धन वंश से रिलेटेड फर्स्ट क्लास। इसके पश्चात एक क्लास और अटेंड करेंगे जिसमें पूरा का पूरा हम बात करेंगे हर्षवर्धन के संदर्भ में, और इसके पश्चात में ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्योंकि छोटे छोटे शासक थे, केवल जो साम्राज्य का विस्तार होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश का जो साम्राज्य था वो पूरे इंडिया में विस्तृत था। उसके पश्चात में गुप्त वंश का शासक था या गुप्त वंश आया है वो पूरे इंडिया में विस्तृत होता है। तो ये दो ऐसे साम्राज्य थे जो कि बड़े बड़े साम्राज्य थे, बाकी ये सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे। तो इतिहास में उतने बेहतरीन तरीके से इनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है हम लोग उतना ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल में बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।